Students, we are studying our chapter What is Democracy? Why Democracy? Till now, in our first lecture, we have studied about what is democracy. हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है. तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े थे. देयर आर 4 फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और उसका फर्स्ट फीचर क्या था? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. और इसके अंदर हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था. ठीक है ना. और दूसरा हमने फीचर पढ़ा था इसका, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. और इस वाले फीचर के अंदर हमने चाइना एंड मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ा था. आज हम इसके 3rd and 4th फीचर को पढ़ेंगे और जितना अब तक के हमने पढ़ा है उन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे. ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है. तो 3rd फीचर क्या है? डेमोक्रेसी का 1 person 1 vote 1 value. ठीक है ना. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted by almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. तो देखिए, पहले बहुत सारे लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे किसके लिए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए. देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एवरी अडल्ट in a country has the right to vote without any discrimination based on gender, caste, religion, etc. इसका मतलब यह है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि हर व्यक्ति को एक कंट्री के अंदर जो अडल्ट वहाँ का कोई सिटीज़न है, किसी भी कंट्री का जो अडल्ट सिटीज़न है, उसे वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के. और भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, क्लास बेस्ड हो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा. हर कोई वोट दे सकता है. लेकिन आज भी देखिए, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है बहुत सारी कंट्री के अंदर डिनाई किया जाता है. और बहुत ज़्यादातर वर्ल्ड के अंदर ये सारी कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे आज भी डिनाई किया जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने रीडिंग को. अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. देखिए, 2015 के अंदर ना सऊदी अरेबिया में जो वुमेन्स हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकती थी. तो वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को डिनाई किया जा रहा है. यानी कि सऊदी अरब क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. देखिए, एस्टोनिया एक कंट्री है, वहाँ के जो मतलब रूल्स थे उसके हिसाब से जो रशियन माइनॉरिटी थी, रशियन माइनॉरिटी यानी कि देखो, एस्टोनिया के अंदर कुछ रशियन ग्रुप के लोग रहते थे, रशियन इथनिसिटी के. ठीक है ना. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था वोट देना, क्योंकि वो माइनॉरिटी के अंदर थी. ठीक है ना. तो वहाँ पे भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को गारंटी नहीं किया जाता. माइनॉरिटी वो होती है जिसकी एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम होती है दूसरे इतने ग्रुप के कंपैरिजन में. जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हम सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं. ठीक है ना. अब इसके बाद देखिए, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी. फिजी देखिए एक आइलैंड है. आइलैंड उसे कहते हैं अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स. यानी कि एक ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ क्या है? वाटर हो, उसे कहते हैं आइलैंड. तो फिजी एक आइलैंड है. वहाँ पे ना एक इंडिजीनियस फिजी के वोट की ज़्यादा वैल्यू थी एक इंडियन फिजी के वोट से ज़्यादा. तो इंडिजीनियस फिजी यानी कि देखिए, जो फिजी का ही मतलब एक नागरिक है, जो बहुत पहले से जिसके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स भी फिजी के अंदर ही रहते आ रहे हैं. ठीक है ना. वो है इंडिजीनियस फिजी. और इंडियन फिजी वो है कि जैसे देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या करते थे, हिंदुस्तान से ना लोगों को ले जाते थे लेबर की तरह. अब देखिए, जो लेबर की तरह वहाँ गए थे वो वापस नहीं आ पाए, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो फिजी में रह गई. तो वो कहलाते हैं इंडियन फिजी. ठीक है ना. तो देखो, इंडियन फिजी की जो वोट की वैल्यू थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू दी इंडिजीनियस फिजी. तो वहाँ पे भी देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. यानी कि देखो, हमारा ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा था. 1 person 1 vote 1 value. अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं. इसका मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव अस 3rd फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. In a democracy, each adult citizens must have 1 vote and each vote must have 1 value. We shall read more about it in chapter 3. ये कह रहे हैं कि देखो, डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी कि एक बेसिक प्रिंसिपल है क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब पॉलिटिकली सब इक्वल होंगे.
यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर हर अडल्ट सिटीज़न के पास एक वोट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट उनके पास 10 होंगे या प्राइम मिनिस्टर उनके पास 10 वोट उनके पास 10 वोट होंगे, या कोई एक्टर है या कोई बहुत रिच क्लास पर्सन है उसके पास ज़्यादा वोट होंगे और एक रिक्शा पुलर के पास या एक वेंडर के पास या एक कारपेंटर के पास कम वोट होंगे। सबके पास एक ही वोट है। तो क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू, एंड हर वोट की एक ही वैल्यू होगी। वैल्यू भी सबकी बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिच क्लास पर्सन के वोट की वैल्यू जो है 10 वोट के बराबर होगी और जो क्या नाम है लोअर क्लास के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू 1 होगी। या ऐसा भी नहीं है कि क्या नाम है एक लिटरेट पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एक इलिटरेट पर्सन से। यहाँ पे है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक आदमी, हर आदमी के पास एक वोट और हर वोट की एक ही वैल्यू। ये है हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो इन तीनों कंट्री के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा था, ना सऊदी अरेबिया के अंदर, ना एस्टोनिया के अंदर, ना फिजी के अंदर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। और यही है हमारा 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leaders, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. अपोजिशन पार्टी, देखिए इसके अंदर यहाँ तक कैसे समझते हैं। देखो जिम्बाब्वे को जो है ना वाइट माइनॉरिटी से कब मिली थी इंडिपेंडेंस, 1980 के अंदर, ठीक है ना। तो वाइट जो थी माइनॉरिटी में थे, उसके बावजूद जिम्बाब्वे पे रूल कर रहे थे और 1980 के अंदर जो था जिम्बाब्वे वो इंडिपेंडेंट हो गया था। तो देखो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसी तरह वहाँ पे एक ZANU-PF पार्टी थी और इसी ने वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया था। इसी पार्टी की वजह से वहाँ पे फ्रीडम मिल पाया था वाइट माइनॉरिटी से जिम्बाब्वे के लोगों को। और इस पार्टी के लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। तो इंडिपेंडेंस के बाद से देखिए वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, लेकिन हर बार ZANU-PF ही जीतती है वहाँ पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट मुगाबे हैं वो पॉपुलर भी हैं, इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है। लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ भी करते हैं, यानी कि डर्टी ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं इलेक्शन के अंदर। जैसे हमने मैक्सिको में देखा था कि वहाँ इलेक्शंस होते थे, उसके बावजूद भी जो वहाँ की एक पार्टी थी PRI वही जीतती थी। ऐसे ही जिम्बाब्वे के अंदर ZANU-PF जो पार्टी है वही जीतती है। तो देखो यहाँ पे अब जो है ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अमेंड कर दिया है, अमेंड यानी कि चेंज कर दिया है, जिससे उन्होंने चेंज क्या किया है, प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है और उसे लेस अकाउंटेबल बना दिया है। यानी कि प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया है, लेस अकाउंटेबल यानी कि कम जवाबदेही। अब वो लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं बताते मैंने ये एक्शन लिया, ये पॉलिसी बनाई मैंने तो क्यों बनाई। वो गवर्नमेंट को, वो पीपल को अकाउंटेबल नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे चेंज कर दिया। Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstration against the governments were declared illegal. There were a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party version. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. He was forced आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो देखो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के बाद खुद लॉ बना दिए। अगर कोई उनसे पूछेगा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन देखो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में फ़र्क होता है, ठीक है ना। रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ के अंदर फ़र्क होता है। रूल बाय लॉ ये होता है कि आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें और उसके हिसाब से उसे फॉलो करते रहें, ये होता है रूल बाय लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ होता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो पहले से ही एग्जिस्ट है, आप उसके हिसाब से चलें, ठीक है ना। जैसे आज हम ये कहने लगे कि हम सेकुलर वर्ड को हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन से, और सेकुलर वर्ड को हटाने के बाद क्या करें, क्या नाम है, एक ही रिलीजन को प्रोपोगेट करें हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, रूल बाय लॉ, ठीक है ना। वो क्या होगा, रूल बाय लॉ, ना कि रूल ऑफ लॉ। तो जो वो कर रहे थे वहाँ पे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, वो क्या कर रहे थे, रूल बाय लॉ ना कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो वो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ। और भी उन्होंने देखो बहुत सारी चेंजेस किए।
जो ओपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्हें हैरेस किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, ठीक है ना। जो पब्लिक प्रोटेस्ट थी, जो उनके अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट करता था उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसके बावजूद भी वो वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर हर किसी के पास राइट है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है। CNRC के खिलाफ देखिए लोगों ने कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, फार्मर्स बिल के लेके कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। और देखिए हमारे यहाँ पे देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अकाउंटेबल हैं कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया तो वो बताएंगे कि मैंने क्यों किया। GST लाए तो उनसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे CNRC लेके आए तो लोगों ने उनसे क्वेश्चंस किए। तो हमारे यहाँ के जो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर हैं वो अकाउंटेबल हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, जबकि जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था। देखो ना, वहाँ प्रोटेस्ट करने दिए जा रहे थे, अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस किया जा रहा था, और जो वहाँ की मीडिया थी उसे ये मना कर दिया गया था कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। जो टेलीविज़न एंड रेडियो थे उनके ऊपर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का। जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी ZANU-PF का। वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन अगर वो कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे तो उन्हें हैरेस किया जाता था। जो कोर्ट की जजमेंट थी उन्हें बिल्कुल मतलब जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता था, और गवर्नमेंट उनके मतलब जो गवर्नमेंट थी उनकी जो जजमेंट थी, जो डिसीजन देते थे जजेस, उसे भी चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट फॉर राइट्स भी नहीं हो रही थी किसी की, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before election. This requires that the state should respect some basic right of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express this in the public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. अब ये कह रहे हैं कि देखो एग्जाम्पल के जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है उससे हमें ये पता चलता है कि ये नहीं कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक ही होंगी। पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर ये गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं वो डेमोक्रेटिक ही हो, कभी कभी वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक भी बन सकता है, जैसे हमने ZANU-PF के उसमें देखा, पार्टी में देखा। रॉबर्ट मुगाबे क्या बन गए थे? एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन गए थे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमें किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बताना है कि एक डेमोक्रेसी वहाँ पे फॉलो करानी है किसी कंट्री के अंदर, तो हमें उस वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सिर्फ इलेक्शन को नहीं देखना है, बाद में भी देखना है कि इलेक्शन के बाद जो रूलर है वो अनलिमिटेड पावर का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर अनलिमिटेड पावर, अगर वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि वो ऑटोक्रेटिक बन गए कि अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, और जो मतलब राइट्स हैं, जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से राइट होते हैं? जो बेसिक राइट हैं हर किसी को मिलने चाहिए, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि वो अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को सबके सामने रख सकें, एसोसिएशन बना सकें, वो प्रोटेस्ट कर सकें किसी भी पॉलिटिकल एक्शन के अगेंस्ट अगर उन्हें वो सही नहीं लग रहा है। और हर कोई इक्वल होना चाहिए बिफोर द लॉ, ये नहीं कि कोई अमीर आदमी है, कोई गवर्नमेंट के करीबी है तो उसे फेवर करेगी क्या नाम है जुडिशरी। और ये जितने भी राइट्स हैं हमारे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिटिकल एक्शन, एंड एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, दीज बेसिक राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई to the way a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. तो कह रहे हैं कि ये नहीं कि अगर किसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होनी है तो उसे हमें किसके बाद भी देखना पड़ेगा, इलेक्शंस के बाद भी देखना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी कहलाएगी जब वहाँ का जो रूलर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। अगर वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे क्या हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी है, ठीक है ना।
और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा और अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल एक्शन ले रही है उसे बताना पड़ेगा सिटीजन्स को अपने, और वहाँ की सिटीजन्स को बताएगी कि हमने पॉलिटिकल एक्शन क्यों लिया है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। Both these aspects gave us the fourth and final feature of democracy, a democratic government rules within the limits set by constitution, law and citizen right। और इससे हमें अपना फोर्थ फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, a democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizen right, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर वर्क करना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उनके ऊपर लगा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए समरी डेफिनेशन, यानी कि जितना अब तक के हमने पढ़ा है उसे हम समरी कर रहे हैं उसके, यानी कि शॉर्ट में प्रिसाइज वे में हम उसे पढ़ के देख रहे हैं। लेट अस सम ऑफ द डिसीजंस सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एजुकेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्क out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, तो देखो हमने अपने जो चैप्टर है उसे एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन हमें लग रहा था कि ये डेफिनेशन जो है ना मतलब एजुकेट नहीं है, हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, और इसी वजह से हमने 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ा था। तो फर्स्ट फीचर क्या था, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि यानी कि जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, जो पब्लिक इलेक्ट करेगी लीडर्स को, वही सारे के सारे फाइनल डिसीजन लेंगे। इसके लिए हमने देखो किसका एग्जांपल पढ़ा था, पाकिस्तान के अंदर देखो जो नेशनल असेंबली थी और जो प्रोविंशियल असेंबली थी वो इलेक्ट होकर आती थी लोगों के द्वारा, लेकिन सारे डिसीजन कौन लेता था, वहाँ की आर्मी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, यानी कि जो वहाँ के इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और एक चॉइस देने चाहिए लोगों के पास कि कोई सी भी पार्टी को चूज़ कर लें, और साथ ही साथ वो फेयर होने चाहिए, यानी कि जो पार्टी में जो इस टाइम पावर में है, जो पार्टी इस टाइम पावर में है वो भी इलेक्शन हार सके, उसके पास भी इक्वल चांसेस होने चाहिए हारने के। इसके लिए देखिए हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। तो चाइना के अंदर देखिए कोई चॉइस नहीं अवेलेबल थी क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी, और मैक्सिको के अंदर क्या था, मैक्सिको के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जा रहा था। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और थर्ड फीचर में हमने पढ़ा था कि देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होने चाहिए, विच मीन्स एवरी अडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, एंड 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू, यानी कि एवरीबडी हैज़ 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, यानी कि हर आदमी के पास एक वोट होना चाहिए, हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए भी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, फिजी का, सऊदी अरेबिया का, एस्टोनिया का, जहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पा रहा था 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू वाला। फिर देखिए द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, यानी कि देखो इन सब चीज़ों के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, जो रूलर आएगा इलेक्ट होके, उनके ऊपर भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट कर रखी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो रूलर है और वो जो पार्टी है उसे वर्क करना होगा, तभी वो कंट्री क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो देखिए हमने अभी तक के इतना चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कौन सा पार्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हमारा सेकंड इसका पार्ट रहता है, दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी। अब तक हमारे 2 लेक्चर हुए हैं, अभी हम और आगे इसके जो रिमेनिंग चैप्टर है उसे पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो डेमोक्रेसी को फेवर करती हैं और कुछ जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।